बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और आम खबरें आपसे शेयर करते हैं, बल्कि लाहौर से स्टार्ट करते हैं। और लाहौर में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे और उन्हें जब लाहौर हाई कोर्ट पहुँचना था और अगर लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मंजूर हो भी जाती तब भी उनको वापसी पर गिरफ्तार किया जाना मकसूद था। और इसीलिए इमरान खान साहब काफ़ी देर सोचते रहे और उन्होंने डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। और उनकी लीगल टीम ने भी कन्वे भी कर दिया कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और सिक्योरिटी के लिए भी इंतजामात कर लिए गए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी इत्तलाआत मौसूल हुई कि अगर इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत दे भी दी गई तो भी उनको वापसी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा, किसी हिडन FIR में जिसका कि उनको इल्म नहीं होगा। ये सारे इंतजामात किए गए थे क्योंकि सारा दिन कल से ये आंख मचोली चल रही है और इस पे माहौल भी बनाया गया। ख़ास तौर पे लाइक माइंडेड जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए, लाइक माइंडेड जो मीडिया पर्सनल्स हैं उनके ज़रिए ये कोशिश की गई कि अदलिया को भी अंडर प्रेशर किया जाए और इमरान खान साहब को भी ज़रा थोड़ा सा पंप किया जाए कि वो ज़मान पार्क से निकलें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ज़मान पार्क से इमरान खान की गिरफ्तारी एक नामुमकिन सी चीज़ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इंतहाई जाली किस्म की ख़वातीन और बच्चे और फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद है, उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। ज़मान पार्क से गिरफ्तारी नामुमकिन थी, इसलिए जो चीज़ें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में आ गईं और इमरान खान की लीगल टीम इसके बावजूद कि वह तैयार थी और कोर्ट को बार बार बताया भी जा रहा था कि जनाब आने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका और इमरान खान साहब लेट हो गए। और जो ही लेट हुए तो गालिबन जो मुझे लग रहा है कि गालिबन ये स्मेल किसी दूसरी साइड पे भी महसूस की गई और क्योंकि ऐसे ही नहीं लगना चाहिए था कि अगर ये परसेप्शन आ जाता कि ये जुडिशरी भी इसमें खुदा न खास्ता इन्वॉल्व है तो इसलिए जुडिशरी किसी किस्म के इस तरह का कोई ब्लेम गेम में आने के लिए तैयार नहीं थी। और जस्टिस अली बाकर नरफी साहब का जो बेंच था उसमें उन्होंने ज़मानत कर दी मनसूख और ख़ारिज कर दी दरख्वास्त और दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। और दूसरी तरफ जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का मामला था उसमें ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर एडवोकेट हैं, महाज सीनियर हैं, वो पेश हुए और वहाँ पे इशू आ गया दस्तखत का कि दस्तखत असली हैं या जाली हैं। उस पे आके मामला अटक गया और इसलिए तमाम की तमाम सिक्योरिटीज़ तैयार थीं, लेकिन फिर इमरान खान साहब के लिए पाक कोर्ट से इस्तदा की गई और इस तरीके से मामला चला गया है मंडे तक, पीर तक चला गया है। और ये 7 पैरेलल चीज़ें कुछ चल रही थीं। और एक और ख़बर मैं आपको दे दूं कि ये सारी की सारी प्लानिंग मौजूद थी क्योंकि अताल तारड़ साहब आ गए, कुछ चीज़ें खुद ब खुद भी बाहर आ जाती हैं और वो बर्दाश्त नहीं होता और कुछ कॉल्स भी सुनी गई और कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से, हुकूमत के अंदर से भी कुछ मुखबरियाँ हुई। और क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल अलल ऐलान कह चुके थे कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं चाहते और मसला ये है कि हुकूमत भी इस वक्त तकसीम है, हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो भी तकसीम है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है या नहीं करना। राना सनाउल्लाह साहब ने आज भी कहा कि वो फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूं कि उनकी गिरफ्तारी का वक्त आ चुका है और गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही और कभी वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इजाज़त नहीं दे रहे, कभी कहते हैं कि हमें कोई और इजाज़त नहीं दे रहा, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा करते हैं। तो इस तरह की एक पीछे जो है हिडन लुकन छुपाई जो है वो खेल होता है वो चल रही है और इसलिए ये सारा दिन, कल से भी और आज भी सारा दिन ये खेल खेला जाता रहा और उसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अपीयर नहीं हुए। इसके बावजूद कि उन्होंने तैयारी कर ली थी, गाड़ियां आ गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही 6:30 बजे कोर्ट ने कहा कि 6:30 बजे का वक्त दिया गया था, इसलिए वो गिवन टाइम में नहीं आए, इसलिए हम दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर देते हैं। जो हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत वाला मामला जो है वो चला गया है मंडे तक। अब इस दौरान जो चीज़ें हुई, क्योंकि जो सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी उस सिक्योरिटी में भी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी, आपको पता है अंदर से इतलात निकल आती हैं, मुखबरियाँ हो जाती हैं, तो कुछ पुलिस के अंदर से भी कुछ चीज़ें कन्वे की गई कि जनाब मामला गड़बड़ है और ये
کئی طرف سے روٹس لگائے جا رہے ہیں. جانے کا روٹ تو کنفرم ہے، واپسی کا روٹ کنفرم نہیں ہے. اس لیے اب یہ معاملہ چلا گیا ہے منڈے تک، اور اب اگلے 3 دن جو ہیں وہ ہے ہائی الرٹ. زمان پارک میں ہائی الرٹ. اس کی ریزن ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ اب یہ جوڈیشری کو، عدلیہ کو یہ بلیک میلنگ کی حد تک ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پہلی قسط رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پیش کر دی ہے. اصل معاملہ یہ ہے، اصل جو ایشو یہ ہے کہ ہوا ہے کہ منی بجٹ پیش ہوا ہے، اور منی بجٹ آیا ہے، منی بجٹ نے کر دی ہیں تباہیاں، اڑا دیا. ابھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو ابھی تو پریشر آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو منی بجٹ پیش ہوا ہے اور منظور ہوا ہے. جس دن یہ دستخط ہو جائیں گے اس منی بجٹ پہ اور جنرل سیلز ٹیکس کے اثرات عام آدمی تک پہنچیں گے، 17 سے 18% اور 17 سے 25% جو کیا گیا ہے اضافہ، اور پھر پیٹرول اور ڈیزل، پوری عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں، اور ایسا خطرناک بارود پھینکا گیا مہنگائی کا کہ شاید ہی مڈل کلاس کیا، سفید پوش طبقہ کیا، سارے کے سارے اس کے رگڑے میں آ گئے ہیں. اور بجلی کی قیمتیں جو اضافہ کیا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ آنے والے میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے کے اندر، ہفتہ 10 دن کے اندر یہ جو سبزیاں، دالیں، کھانا پینا، دودھ، دہی، ہر چیز جب یہ زمین آسمان کو اس کی قیمتیں چھوئیں گی تو تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا بارود گرایا گیا ہے مہنگائی کا. یہ اسکائی لیب یہ کوئی چھوٹے موٹے وہ نہیں گرائے گئے مہنگائی کے، بلکہ یہ ایک بارود پھینکا گیا ہے، اور بارود بھی ایسا کہ جان لیوا بارود پھینکا گیا ہے. اور اسی لیے ایک طرف یہ منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ڈائیورٹ کیا گیا ہے، کیونکہ میڈیا میں خبروں کو آؤٹ کرنا ہے، میڈیا میں یہ ڈسکشن آنے نہیں دینی کہ جناب معاملہ کیا ہے، اور یہ مہنگائی کی طرف توجہ نہیں دینا چاہنی، اور مہنگائی کا معاملہ جو ہے وہ ٹی وی چینل پہ، ٹاک شوز میں یہ آنا نہیں چاہیے. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ فوری طور پہ یہ ڈائیورژن، اور وہ پھر اب نئی ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی لے آئے، اور اس میں بھی اب ملائن کیا جا رہا ہے آنریبل ججز کو ملائن کیا جا رہا ہے. پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ اب اس وقت، پہلے تو صرف مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی توانائیاں، یہ سارے حربے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے جاتے تھے کہ ججوں کو کیسے بلیک میل کرنا ہے، بیوروکریسی کو کیسے کرنا ہے، اور جوڈیشری کو انڈر پریشر کیسے کرنا ہے، اور جرنیلوں کو قابو کیسے کرنا ہے. یہ پیپلز پارٹی بھی اس میں مہارت رکھتی ہے اور مسلم لیگ نواز بھی اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے. تو یہ پہلے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے. جسٹس ملک قیوم صاحب کی اور جسٹس راشد عزیز صاحب مرحوم کی آڈیو ریکارڈنگ موجودہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، سینیٹر سیف الرحمان کے ساتھ، اور اس میں جس طریقے سے محترمہ بینظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی گئیں. تو ایک چیز میں اعلیٰ عدلیہ سے یہ ضرور کہوں گا، اعلیٰ عدلیہ سے، کہ جناب اس وقت جسٹس ملک قیوم صاحب کو بھی اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا اور مستعفی ہونا پڑا، اور جسٹس راشد عزیز صاحب کو بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا، کیونکہ اس میں ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی تھی کہ جسٹس راشد عزیز صاحب کو اور جسٹس ملک قیوم صاحب کو تو سزا مل گئی، ان کو تو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ان کے ساتھ ٹیلی فون کر رہے تھے ان کو کچھ نہیں ہوا. پھر نواز شریف صاحب، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. سینیٹر سیف الرحمان، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ نہ صرف اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر رہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اور اب پرائم منسٹر ہیں. تو ایک چیپٹر کو، ایک سائڈ کو، ایک فریق کو تو سزا مل گئی، دوسرا فریق جو دباؤ ڈال رہا تھا، جو کہہ رہا تھا، جو سب کچھ کر رہا تھا، اس کو سزا نہیں ملی. اب بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ اب بھی کیا کیا جا رہا ہے، آنریبل ججز کو کہا جا رہا ہے ان پہ سارا، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو آڈیو ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے، یہ جب تک اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیتی اس وقت تک معاملہ یہ اسی طرح ہی رہے گا آڈیو ویڈیو کا، اور یہ شتر بے مہار گھوڑا جو ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہوگا. کیونکہ اب آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، مریم بی بی کہتی ہیں کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے. یعنی کس کے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے؟ سب کے سب. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں، اور اب جس کا دل چاہتا ہے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. اور پھر جناب فیض صاحب کا بھی نام آیا. یہ سارے معاملات آخر ہو کیا رہے ہیں؟ اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اعظم سواتی صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا، لیکن
उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मामला ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे फुल कोर्ट बैठे और इस इशू को टेकअप करे, क्योंकि इस वक्त ये है मामला पूरी पाकिस्तानी कौम का, रियासत पाकिस्तान का मामला है कि कोई भी शहरी महफूज नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कौमी ज़रूरत के तहत ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, अब कौमी ज़रूरत के तहत नहीं की जाती, अब ज़ाती मफाद और ज़ाती सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ हो रहा है और फिर उनको बाहर भी लाया जाता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से तवज्जो हटाने के लिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग फेंक दी गई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, और एक हिस्सा दे दिया गया, दूसरा नहीं दिया गया, और सोशल मीडिया को प्राइवेटली जर्नलिस्ट को सारी की सारी ऑडियोज रिलीज कर दी गई हैं और उनके अकॉर्डिंगली फिर आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन नहीं होने देना, इलेक्शन को हर सूरत में रोकना है। ये मामला सिर्फ इसलिए हो रहा है और कोई इशू नहीं है कि इंतखाबात को रोकना है, और इंतखाबात को रोकना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस को काबू करना है, वो काबू नहीं आ रहे, वो अपना कंधा इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं हो रही, उनकी सजाएं ख़त्म नहीं हो रही, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग करें, आम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करें, ये सारे के सारी एक पूरी की पूरी विश लिस्ट है जो कि पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये सारा खेल खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारे मामला ठीक नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाती, तो तब तक ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो बहरहाल जी, हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे मामला हैं जो पेंडिंग हैं, और जब तक इन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे, क्योंकि माजी में देखा हमने कि एक तरफ और ये सिर्फ एक यक तरफा ट्रैफिक चल रही है और उसको ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़ाती सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरवाइज़ ये नहीं है कि ये कौमी मफाद में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं और ख़ुद कितनी ये गुफ्तगू करते होंगे और किस तरीके से करते होंगे, वो एक अलग चैप्टर है। और SGS कोटकना केस चूँकि हमने रिपोर्ट किया हुआ है और हमें अंदाज़ा है कि उसमें कितनी वर्थ थी, लेकिन उस वक्त भी एक साइड को छोड़ दिया गया और दूसरी साइड को सजा दी गई। देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप आला अदलिया से ये आला अदलिया को पैगाम भिजवाए जाते हैं कि जनाब आप चीज़ों को हमारे हक में आने दें, तो जब उधर से इनकार आता है तो फिर ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग और ये सारा कुछ किया जाता है और उनको फिर सुनवाया जाता है कि जनाब देखें हमारे पास है। तो ये ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए और ये हमेशा के लिए इस इशू को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैदान में आना होगा और इसके लिए कोई ना कोई एक वसी और वसीउल बुनियाद ऑर्डर पास करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।